नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक उमेश शर्मा उर्फ काऊ आज अपनी सरकार के मंत्री धन सिंह रावत पर उस समय बिफर पड़े जब उन्होंने मंत्री को अपने विधानसभा क्षेत्र में पाया। दरअसल देहरादून रायपुर विधानसभा क्षेत्र से उमेश शर्मा बीजेपी के विधायक हैं और पार्टी के अंदर चर्चा है कि इसी सीट से दूसरे नेता जिसमें मंत्री धन सिंह भी शामिल हैं आने वाले चुनाव में उतारे जा सकते हैं। आज क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम था। इसी दौरान विधायक मंत्री को देखकर आग बबूला हो गए और नाराज होकर कार्यक्रम ही छोड़कर चले गए। आपने आप ही कहते हो मीटिंग कर करके प्रेसों में कहते हो कि विधायक जी हमारी नहीं सुनते। ये खड़े हैं जी, आप विधायक हैं। अरे औकात में रहो, औकात में रहो। अरे औकात वाली बात बताइए आपको किसने बुलाया? आपको किसने बुलाया? ये आपका नहीं है, सरकारी। पूछ लो मंत्री से। अगर आपने इनको बुलाया ना, करो कार्यक्रम आप। सुनो ये स्थिति है रायपुर की, अब देख लो, ये देखो आप ही कहते हो मीटिंग कर करके। रायपुर में मंत्री धन सिंह के साथ जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को देखकर रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ बेफर गए। उनका वहीं पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रायपुर के विधायक उमेश शर्मा काऊ ने उसी काबीना मंत्री धन सिंह रावत को अपने विधानसभा क्षेत्र में औकात दिखाने तक की बात कही, तो आप सोच सकते हैं कि एक मंत्री का क्या रसूख है। इसके तार कहीं ना कहीं धन सिंह रावत के रायपुर में अपनी सियासी जमीन खोजे जाने से भी जोड़े जा सकते हैं कि धन सिंह रावत के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब श्रीनगर छोड़कर वो रायपुर से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा विषय जानकारी में समाधान आएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज जनता मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए और सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी, शिकायतों को सुना। इस दौरान मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए और समस्याओं को बिना देरी के दूर करने के आदेश दिए। कार्यक्रम में आए सभी लोगों की शिकायतों को रजिस्टर्ड किया गया और सीएम ने सभी की समस्याओं को सुना। कुछ दिव्यांग भी थे जिनके पास खुद मुख्यमंत्री गए और उनकी समस्याएं भी सुनी। सीएम ने कहा कि इस कार्यक्रम में आए शिकायतों की मॉनिटरिंग खुद सीएम ऑफिस की तरफ से होगी और कहीं कोई लापरवाही हुई तो जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम सभी लोगों की समस्याओं को हम लोगों ने सुन लिया है। सारे अधिकारी गणों को मैंने कहा है कि जितनी भी समस्याएं आई हैं उन समस्याओं का जो एक सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत उनको सॉल्यूशन की ओर ले जाएं, उनका समाधान करें, उनका निस्तारण करें और उनका सरलीकरण करके लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें। और मुख्यमंत्री कार्यालय से मैंने कहा है, मेरा मुख्यमंत्री कार्यालय स्वयं उन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग करेगा। जितने भी यहाँ पर आवेदन पत्र आए हैं उनकी हम मॉनिटरिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी का समाधान हो। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एमडीडीए का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई कर्मचारी नदारद मिले। सीएम पुष्कर धामी ने इनकी डिटेल तलब की और साथ ही कहा कि ऐसे ही औचक निरीक्षण करते रहेंगे। इसी के तहत मैं जाऊंगा विभिन्न दफ्तरों में, जहां भी जिस समय जैसा होगा इसी प्रकार से मैं औचक निरीक्षण कहीं भी करूंगा और कोई समस्या आएगी, कोई लोगों की वो आएगी तो हम देखने आए कि भाई कितने यहाँ पर पेंडिंग से हैं, कितना इन्होंने निस्तारण किया है, तो उसी लिए मैं यहाँ आया। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का दूसरा दिन शनिवार को किच्छा, लाल कुंवर, हल्द्वानी में रहा। इस दौरान अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन यात्रा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश दिखा, तो वहीं इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत, नेता विपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का पहला फेज 6 सितंबर को रुद्रपुर में संपन्न होगा। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के लिए रामनगर की सीट दो नेताओं की नाक का सवाल बनी हुई है, जिन्होंने अभी से ही सीट पर अपना अपना दावा ठोक दिया है। कभी पूर्व सीएम हरीश रावत और रणजीत रावत एक दूसरे के पूरक माने जाते थे, लेकिन समय के साथ ये जोड़ी टूट गई और अब दोनों में 36 का आंकड़ा है। कांग्रेस के संजय नेगी का रणजीत रावत पर आरोप है कि उन्होंने सल्ट उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी गंगा पांचोली को हराने का काम किया। वहीं संजय नेगी ने हरीश रावत के रामनगर से चुनाव नहीं लड़ने पर खुद की दावेदारी भी पेश कर दी। यदि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी
चाहते हैं कि वो रामनगर से चुनाव लड़ें तो निश्चित रूप से वो रामनगर से चुनाव लड़ें, और हमारी पूरी टीम हरीश रावत जी को रामनगर से चुनाव लड़ाने का मन बना चुकी है और उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। और यदि हरीश रावत जी किसी कारण से इनकार करते हैं रामनगर से चुनाव लड़ने से, तो निश्चित रूप से मेरी प्रबल दावेदारी है। सल्ट में जब रणजीत रावत जी के बेटे को टिकट नहीं मिला तो उन्होंने किस तरीके से रामनगर में बैठकर और अपने कार्यकर्ताओं से कहकर कि गंगा पंचोली वहाँ पर चुनाव नहीं जीतनी चाहिए। बीते चुनाव में रणजीत रावत ने रामनगर सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। रणजीत रावत यहां से फिर चुनाव लड़ना चाहते हैं। सल्ट उपचुनाव पर रणजीत रावत का कहना है कि कुछ लोग मुझे पार्टी से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने तो मेरा प्रमोशन कर दिया। एक नहीं, जितने बार आपने प्रश्न किया मेरा हमेशा जवाब यही रहा है कि मैं चुनाव रामनगर से ही लड़ रहा हूँ, मतलब टिकट रामनगर से ही मांग रहा हूँ। ऐसे लोग तो मेरे को निकालने की बात भी कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने तो मेरा प्रमोशन कर दिया, जो तथ्य है सामने। 2022 के रण में कांग्रेस की तरफ से रामनगर सीट से रणजीत होंगे या फिर पार्टी किसी और को मौका देगी, इसमें तो अभी समय है। लेकिन दो रावतों की इस लड़ाई ने इस सीट की दावेदारी को ही रोचक स्थिति में डाल दिया है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर कहा कि वो जिले के दौरों पर जाएंगे। सीएम ने कहा कि दौरे शुरू हो चुके हैं और आगे भी चलते रहेंगे। सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि सभी जिलों में जाकर संवाद करूंगा और वहां भी सीधे जनता से मुलाकात करूंगा। निकलना शुरू हो गए हैं, लगातार निकल रहे हैं। कल हम लोग श्रीनगर में थे, अभी 6 तारीख को अल्मोड़ा में रहने वाले हैं। इसी प्रकार से अगले बार में नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर, टेहरी। बीजेपी की अगली जन आशीर्वाद रैली 6 सितंबर को अल्मोड़ा में होगी। इस रैली में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, केंद्र राज्य मंत्री अजय भट्ट, कई मंत्री और विधायक मौजूद रहेंगे। केंद्र राज्य मंत्री और नैनीताल के सांसद अजय भट्ट का कहना है कि सरकार और संगठन अच्छा काम कर रहे हैं और 2022 में बीजेपी वापसी करेगी। हमारा संगठन, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। हम संगठन आधारित पार्टी हैं, इसलिए संगठन ने वहाँ पर ये कार्यक्रम रखा है, उसमें हम लोग जाते हैं। क्यों? पिथौरागढ़ में हेल्थ डिपार्टमेंट के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आंदोलन में अब कांग्रेस भी कूद गई है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मयूख महर के साथ कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कर्मचारियों के साथ धरना दिया। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना संकट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए काम किया। बावजूद इसके राज्य सरकार उनकी जायज मांगों की अनदेखी कर रही है। गरीब जहाँ पर रसोई बिना रसोई तेल के वो खाना उबाल कर बना रहे थे गैस में, आज वो लकड़ी ढूंढने जंगलों में जा रहे हैं। तो हम मोदी सरकार से कहना चाहेंगे, आप जल्दी से जल्दी महंगाई कम करो, गैस सिलेंडर के दाम कम करो, नहीं तो कांग्रेस इसके लिए बहुत तेज प्रदर्शन करेगी। देहरादून से ये अगली खबर है। यहाँ डोईवाला के लाल तप्पड़ में स्थित लीता फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग छोटी सी चिंगारी से लगी और फिर देखते देखते आग ने भयंकर रूप ले लिया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में लाखों का सामान रखा हुआ था जो जलकर खाक हो गया। हालांकि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। लीसा बेहद ज्वलनशील होता है और चीड़ के पेड़ों से निकाला जाता है और लीसे की वजह से ही आग विकराल रूप लेती जा रही है। उत्तरकाशी से खबर है। यहां पूर्व विधायक की नेम प्लेट लगाकर चल रही एक कार को पुलिस ने सीज कर दिया। पुलिस के मुताबिक पूर्व विधायक ज्ञानचंद की गाड़ी पिछले 5 साल से बिना रजिस्ट्रेशन ही सड़क पर दौड़ रही थी और उस पर फर्जी नंबर प्लेट भी लगी हुई थी। एआरटीओ और पुलिस के संयुक्त अभियान के तहत इस गाड़ी की धरपकड़ की गई। मजेदार बात यह भी है कि सीज करते समय गाड़ी को पूर्व विधायक ज्ञानचंद ही चला रहे थे। नेक्सॉन गाड़ी है जिस पर स्विफ्ट डिज़ायर का नंबर चला के एक यहाँ के व्यक्ति उसे चला रहे थे। गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है और ये पता किया जा रहा है कि इन्होंने गाड़ी कहाँ से खरीदी थी। इनका कहना है कि पिछले 5 वर्ष से इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और गाड़ी पर दूसरा नंबर लगा के चल रहे थे।
रामनगर में नेशनल हाईवे 309 पर एक बार फिर बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं, जिसमें टूरिस्ट की एक कार बह गई। इन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला जा सका। बताया जा रहा है कि टूरिस्ट ढिकुली से रामनगर की ओर आ रहे थे, तभी रिंगौड़ा नाला उफान पर आ गया। टूरिस्ट को नाले की भयावहता का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन्होंने बिना सोचे समझे कार नाले में डाल दी, जिससे कार बहने लगी। हालांकि कुछ दूर जाकर पलटकर कार रुक गई। सभी लोग देखिए वीडियो बना रहे हैं सामने, मैं भी हाथी पे भी। नैनीताल में आज एक बड़ा हादसा टल गया। मामला कालाढूंगी रोड का है, जहां पहाड़ी से भरा मलबा और बड़े बोल्डर अचानक सड़क में आ गिरे। आलम यह था कि उसी वक्त वहां से गाड़ियां भी निकल रही थी, लेकिन लाख बचने के बाद भी एक टैक्सी पर पत्थर गिर गया। हालांकि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन टैक्सी को खासा नुकसान पहुंचा है। इसके बाद काफी देर तक वहां जाम लगा रहा और पुलिस ने जाम खुलवाया। वहीं हाईकोर्ट के पास एक पेड़ टूटने से भी जाम लगा रहा। पहाड़ों में सफर करना इन दिनों खतरनाक बना हुआ है। रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में हैरानी भरा एक मामला सामने आया है। यहां एक मरीज वार्ड से गायब हो गया। चौंकाने वाली बात यह भी थी कि अस्पताल प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी, जिसके बाद अब परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस भी खोजबीन में जुटी हुई है। ऊखीमठ निवासी मरीज को कुछ दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब जब मरीज का बेटा वहां पहुंचा तो वार्ड का बिस्तर खाली था। मेरे भाई का सुबह फोन आया कि 5:30 बजे की पहली तारीख को कि पापा वार्ड में नहीं है। क्या दिक्कत हुई थी उनको? उनके छाती में दर्द। कितनी तारीख को एडमिट हुए थे? 29 तारीख को एडमिट। कब कितने तारीख से लापता है? ये है 30 तारीख में होती है, 30 तारीख से। परिजनों द्वारा बताया गया था कि 31 तारीख को इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, परंतु जब सुबह ये लोग इनके परिजन गए तो वहाँ पर नहीं मिले थे। तो इस संबंध में गुमशुदगी दर्ज की गई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इनकी ढूंढ खोज की जा रही है। नैनीताल का बलिया नाले का कटाव पिछले कई सालों से नासूर बना हुआ है, जिसने शहर की चिंता बढ़ा दी है। पिछले एक हफ्ते के दौरान पानी से हो रहे कटाव के साथ भूस्खलन की भी आशंका बढ़ गई है, तो स्कूल के पास और घरों की तरफ दरारें भी पड़ने लगी हैं। भू कटाव का ट्रीटमेंट काम भी अभी तक नहीं शुरू हो सका है। साल 2019 के बाद तैयार डीपीआर पर काम शुरू होने की उम्मीद थी, लेकिन कोरोना के चलते काम नहीं शुरू हो सका। नैनीताल के लिए सबसे खतरा है, क्योंकि जो है ये जीआईसी स्कूल के जो नीचे वाली जहाँ प्रिंसिपल आवास है उसके नज़दीक जो है पहाड़ पहुँच गया है। तो उसके बाद जो है ऊपर कॉलेज के लिए और नैनीताल की जनता के लिए और नैनीताल के लिए जो है बहुत बड़ा खतरा ये होने को जा रहा है। तो पिछली जब हाई पावर कमेटी की जब मीटिंग हुई थी उसमें ये तय हुआ था कि सिंचाई विभाग के माध्यम से एक नोडल ऑफिसर्स नोडल विभाग सिंचाई विभाग को बनाते हुए एक इसमें ओपन टेंडरिंग की व्यवस्था इसमें की गई है, जिसमें जो भी प्राइवेट पार्टी जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देहरादून की सड़कें दिनों गड्ढों से पटी पड़ी हैं। राजधानी के पॉश इलाकों के हालात आप भी देखिए। सड़कों की हालत ऐसी नजर आ रही है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। बलबीर रोड इलाके में तो खुदी हुई सड़कों पर कई लोग चोटिल हो चुके हैं, जिस पर जांच भी चल रही है। ऐसे में जल्द ही सड़क की हालत ठीक नहीं हुई तो हालात और खराब हो सकते हैं। बाकी जगह जगह खुदा पड़ा है। हमारी दुकान के आगे सड़क ऊंची नीची है, लोग रोज गिरते हैं उसमें, वो भी उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। पूरा शहर खोद रखा है, कहीं का भी काम पूरा नहीं, हर जगह थोड़ा काम है। इस प्रकार की जो खबरें जो हैं मैं काफ़ी गंभीरता से लेता हूं और इन पे मैंने निर्देश भी दिया है अपनी टीम को कि लगातार मॉनिटरिंग करें और ऐसे चीज़ों को संज्ञान में लाएं और इसमें कड़ाई से जो है कार्रवाई की जाए। कोविड के चलते 2 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए हैं। ऐसे में अगर इस बार भी चुनाव नहीं हो पाए तो छात्र नेता अपना भविष्य अंधकार में मानकर चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज अब फुल टाइम खुल जाए, ये सिर्फ पढ़ने वाले छात्र ही नहीं बल्कि छात्र नेता भी चाह रहे हैं, क्योंकि बीते 2 साल से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए हैं। दरअसल राजनीति की बड़ी नींव छात्र संघ चुनाव में ही पड़ जाती है। सीएम पुष्कर धामी से लेकर कई मुख्यमंत्री भी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से ही उभरे हैं। 2 साल से चुनाव न हो पाने के कारण कई छात्र नेता चुनाव लड़ने की तय सीमा इस साल पार कर जाएंगे।
छात्र संघ चुनाव बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे छात्र नेता यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं जिनकी एज भी निकल रही है धीरे धीरे, क्योंकि लिंग 2 कमेटी जो है उसमें एज का मामला होता है, जिस वजह से छात्र नेता बहुत परेशान है। और ये एक ऐसी कड़ी होती है छात्र संघ चुनाव जहाँ से इंसान आगे बढ़ता है, छात्रों के मुद्दे लेता है और समाज के बीच में रहता है। हम काफ़ी पिछले 6-7 सालों से हम लोग सभी छात्र नेता तैयारी कर रहे हैं, मैं भी 6-7 सालों से तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और हमारे धीरे धीरे हमारे इसमें एक एज लिमिट होती है जिस वजह से हम 25 साल के लगभग हमारी एज होती है। हम ऐसे करते हैं तो हमारे आज हम सबकी लगभग सभी बहुत से छात्र नेताओं की लास्ट एज है। वही स्टूडेंट्स भी मानते हैं कि कॉलेज और स्टूडेंट्स के हितों के लिए छात्र नेताओं का होना जरूरी है। उनका मानना है कि जब विधानसभा चुनाव हो सकते हैं तो फिर छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं। देखिए, मैं पिछले 6 सालों से इस महाविद्यालय में मेहनत कर रहा हूँ। छात्रों की समस्या को लेकर प्रिंसिपल महोदय हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, धरना प्रदर्शन जो भी हो, हम बच्चों की मदद के लिए रहते हैं। हमें कि लास्ट मौका है मेरा चुनाव लड़ने का, और इसमें अगर सरकार चुनाव नहीं कराती है तो इसमें भविष्य की पूरी मेरा खतरे में है। और जैसे कि मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ के युवा नेता रहे हैं, छात्र नेता रहे हैं, तो उनको ये देखना चाहिए छात्र नेता कितनी मेहनत करता है। कोविड के चलते छात्र संघ चुनाव न होने के चलते कई छात्र नेता पहले से ही परेशान हैं और इस साल भी यदि चुनाव नहीं हुए तो छात्र नेताओं को अपनी नींव जमाने का ही मौका नहीं मिल पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।